आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक अकबर के बारे में। तो जिसने दोस्तों 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक 49 वर्षों तक इसने शासन किया और भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव नई नई योजनाओं को प्रारंभ किया था इसने। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली वीडियो है और इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, किस प्रकार के उसने कार्य किए थे उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जिसमें शामिल है दोस्तों धार्मिक सुलह, दीन ए इलाही की स्थापना, सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना, मार्केट व्यवस्था का विस्तार और प्रशासनिक सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और दोस्तों साहित्य और कला को प्रोत्साहन के लिए भी अकबर ने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मतलब दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अकबर का परिचय के विषय में हम थोड़ी सी बात करें तो मुगल साम्राज्य का भारत में आगमन हो चुका था। मुगल, जैसे आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी अपलोड कर दिया था कि मुगल वंश की स्थापना अकबर के दादाजी यानी कि बाबर ने करी थी। उसने दोस्तों काफ़ी कम समय तक भारत शासन किया था और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से वह अपना साम्राज्य विस्तारित नहीं कर पाया था। फिर उसका बेटा हुमायूं आया और उसने काफ़ी स्ट्रगल किया भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए। और बीच में उसके जीवन से जुड़े हुए कई सारे उतार चढ़ाव थे, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, जाके ज़रूर देखना। हुमायूं का संघर्ष। दोस्तों हुमायूं अपने आप में एक प्रतिभाशाली शासक था। वह हार नहीं मानी, उसको भारत से एक बार निकाल भी दिया गया था, परंतु वह फिर से भारत में 10 वर्ष का निष्कासित जीवन व्यतीत करके भारत में पुनः आता है। एक बार फिर से मुगल साम्राज्य को स्थापित करता है और मुगल साम्राज्य का जो सत्ता था उसको विस्तार करता है। तो जब दोस्तों हुमायूं निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहा था भारत से बाहर, यानी जो पश्चिमी देश थे अफगानिस्तान वाला एरिया, वहाँ पे वह निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी समय पर हुमायूं का बेटा जन्म होता है, जिसका नाम अकबर है, जिसके बारे में आज हम पूरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पूरा नाम कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। हम दोस्तों केवल अकबर पढ़ते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। जैसे कि आपको पता होगा, इसका जन्म दोस्तों 14 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था। इस समय पर दोस्तों हुमायूं निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहा था। निष्कासित जीवन का मतलब है कि भारत में इनका साम्राज्य तो विस्तारित हो चुका था, लेकिन लड़ाई के पश्चात इसको भागना पड़ा था यहाँ पे। पिता इसका हुमायूं, जैसे आपको पता होगा, माता इसका नाम है हमीदा बानो बेगम। इसका राज्याभिषेक कब किया गया था, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 14 फरवरी 1556। दोस्तों कभी कभी माना जाता है कि इसका जन्म जो है 14 या 15 अक्टूबर को किसी किताबों में आपको पढ़ने को मिले। इस पे जो लिखी गई किताब है वो भी इम्पोर्टेंट है, अकबरनामा, जिसको लिखा था दोस्तों अबुल फजल ने, जिसको आईने अकबरी कहा जाता है, यानी अकबर के जीवन की पूरी लिखी गई किताब है। अकबरनामा से इसका पूरा जो जीवन परिचय है, जीवन वृतांत मिलता है, जिसको आज हम पढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, जिनका नाम था बैरम खां, जिसको अकबर खान बाबा के नाम से बुलाता था। जिसका जन्म हुआ था दोस्तों 1501 ईस्वी में, और यह दोस्तों एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में माना जाता था। दोस्तों पानीपत के युद्ध में इन्होंने साथ भी दिया था, तो याद रखना, राजनीतिक सलाहकार के रूप में था, जो कि मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग था इनका। दोस्तों प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे इसके बाद हम कि अकबर का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार था। प्रारंभिक जीवन को हमने खंड बाई खंड करके पढ़ा है, काफ़ी आसानी से समझ में आने वाला है। हम देखेंगे 1556 से लेके 1560 तक का जो अकबर का प्रारंभिक जीवन था वह किस प्रकार था। अब चूंकि दोस्तों 1556 में इसको मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही बादशाह बना दिया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक जीवन है, जो इसको इन्होंने प्रधानमंत्री चुना था बैरम खां, ये राजनीतिक सलाहकार के रूप में इनके ही संरक्षण में रहते हैं। बादशाह बनता है, लेकिन सत्ता चलाने के लिए इनके पास इतनी कुशलता नहीं थी, जिसको दोस्तों खान बाबा ने संचालित किया था। इनके नेतृत्व में ही अकबर अपना साम्राज्य बढ़ाया था। तो इस प्रकार कहा जाए कि अकबर का भी जीवन दोस्तों, प्रारंभिक जीवन जो है संघर्ष भरा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके पहले का जीवन किस प्रकार था। उसी समय आदिल शाह का जो सेनापति है वह हेमू, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के जो सूबेदार है उसको हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो यह एक नोट पॉइंट है दोस्तों कि जो हेमू था वह एक हिंदू शासक था। तो
याद रखने वाली बात है और पूछ भी लिया जाता है कि मध्यकाल में कौन सा ऐसा शासक था जो कि दिल्ली पर शासक किया था। चूँकि मध्यकाल दोस्तों पूरा मुग़लों का था, तो उसके बीच में दोस्तों हेमू नाम का जो हिंदू शासक था उसने बीच में वहाँ पर दिल्ली पर अधिकार किया था। और दोस्तों चूँकि दिल्ली को उसने जीत लिया था, इसलिए उसने खुद को जो नाम दिया था वह था विक्रमादित्य की उपाधि से उसने संबोधित किया था अपने आप को। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है, विक्रमादित्य की उपाधि से हेमू ने खुद को संबोधित किया था। अब चूँकि दिल्ली पर इसने दोस्तों शासन कर लिया, तभी अकबर को पता चलता है कि अब दिल्ली जो है किसी दूसरे वंश के सुल्तानों के कब्जे में है। तो वह तुरंत पंजाब से चलता है और दिल्ली वाले एरिया में वह जीतने का प्रयत्न करता है। और रास्ते में दोस्तों उसका सामना होता है फिर से जो स्थान है जहाँ पर सामना हुआ वह दोस्तों पानीपत है। और इसी पानीपत में इन दोनों का युद्ध होता है और काफ़ी भयानक युद्ध होता है। जो हेमू था ये भी एक कुशल शासक था, इसको युद्ध लड़ने की काफ़ी नॉलेज थी, सैन्य संचालन भी काफ़ी अच्छे तरीके से करता था। इसलिए अकबर को जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हेमू से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी इसके कुछ परिणाम होते हैं जहाँ पर हेमू की हार होती है और अकबर वहीं पर जीतता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है दोस्तों, जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, जो सन याद रखने वाली बात है, याद रखना 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। क्योंकि हेमू और अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ था और उस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, अकबर की जीत होती है क्योंकि हेमू के आँख में तीर लगती है और हेमू अंधा हो जाता है, जिसके कारण से अकबर को जीत मिलती है। इस प्रकार अब हेमू का शासन खत्म हो गया। चूँकि राजा ही खत्म हो गया तो शासन भी खत्म हो ही जाएगा। तो मुग़ल साम्राज्य एक बार फिर से स्थापित होता दिल्ली में अकबर के द्वारा, और फिर से वह अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहता है। 1556 से 1560 तक वह फिर से, चूँकि 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ था और 1560 तक वह बैरम खां के संरक्षण में रहता है। अभी हम देखेंगे दोस्तों कि बीच में ये जो बैरम खान आ जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसका क्या रोल था मुग़ल साम्राज्य में, और इसको भी हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट में। तो देखते हैं दोस्तों बैरम खान कौन था और क्या जीवन था इसका। मतलब दिल्ली पर शासन अकबर का था, परंतु वह क्या करता था, बैरम के संरक्षण में होने के कारण बैरम खान की जो पूरी बात माननी पड़ती थी। दोस्तों दिल्ली पर जो मुग़ल साम्राज्य था अकबर, वो तो शासक था, परंतु इसकी उम्र जो है कम थी और इसका जो प्रधानमंत्री था राजनीतिक सलाहकार बैरम खां, इसकी पूरी बात उसको माननी पड़ती थी। मतलब जो अकबर था वह पूरा अपने हिसाब से नहीं कर पाता था। तो उसको कुछ सरदारों ने भड़काया कि मतलब शासन आप कर रहे हो और कहना आप किसी और का मान रहे हो। तो इस प्रकार अकबर जो है बैरम खां के ऊपर गुस्सा हो गया और वह बैरम खां को बोला है कि आप एक काम करिए, आप मक्का चले जाइए। क्योंकि उसका वो चहेता था, मतलब उसके संरक्षण में पला बड़ा था, इसलिए उसको मारा नहीं, उसको केवल एक आदेश दिया कि आप भारत छोड़ के आप मक्का चले जाइए, वहीं अपना जीवन व्यतीत करिए, वहाँ से वापस कभी नहीं आइए। तो उसी समय पर बैरम खां क्या होता है दोस्तों, मक्का जाता है, मक्का जाने का प्लान बनाता है और चल भी देता है। तो उसी समय पर क्या हुआ कि जो गुजरात का जो पाटन वाला एरिया है, वहाँ पर मुबारक खां जो अफ़गान थे, उनका बैरम खां से युद्ध होता है। चूँकि दोस्तों अफ़गानों के साथ भी मुग़लों का युद्ध हुआ था, तो बीच में बैरम खां से टक्कर हो जाती है और वहाँ पर बैरम खां को वहाँ पर हत्या कर दी जाती है। अब इधर अकबर को पता चलता है कि बैरम खां की तो हत्या कर दी गई, तो उसकी जो विधवा बेगम थी सलीमा बेगम, उसका विवाह दोस्तों उसने खुद से कर लिया, मतलब अकबर ने खुद से कर लिया उसका विवाह। और जो उसका पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको ने पढ़ाई लिखाई शिक्षा दिलाई और बाद में उसको खान खाना की उपाधि से नवाजा। तो इस प्रकार दोस्तों बैरम खां का रोल था अकबर के जीवन में, जो कि हमने शॉर्ट में पढ़ा, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद दोस्तों बीच में एक ऐसा समय आया था जहाँ पर महिलाओं का शासन था, जिसको दोस्तों अकबर ने पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा था, जो 1560 से लेकर 64 तक चला था। जिसमें दोस्तों पेटीकोट शासन कभी कभी पूछ लिया जाता है रेयर केस में, लेकिन फिर भी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने अकबर के जीवन काल को हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है, इसलिए पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि पर्दा शासन क्या था, उसकी जो धाय माँ थी और उसके जो पुत्र थे आदम खां की पुत्री, इन सब का प्रभाव उस समय पर अकबर पर था। क्योंकि अकबर दोस्तों कम उम्र का था
शासन कर रहा था। इसलिए इसकी जो मम्मी थी, माताएं थी या और भी आसपास की जितनी भी महिलाएं थी, उनका सबका जोर जो था अकबर पर था। तो अब उसी समय पर दोस्तों जो आदम खां था वह मालवा वाले एरिया को लूट रहा था। 1561 से लेकर 1562 में इसने लूटा था। चूँकि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों 1560 से लेकर 64 का जीवन, तो उस समय पर मतलब विस्तार हो रहा था पूरे मुगल वंश का। अधिकांश भाग दोस्तों आदम खां ने लूट लिया और अपने कब्जे में कर लिया। तो दोस्तों फिर किसी के साथ लड़ाई होती है और आदम खां को मृत्यु दंड दिया जाता है। और दोस्तों 1565 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी जो दाहिमा थी माहियम अनगा, उसकी भी मृत्यु 1562 में हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों 1560 से लेकर 1562 तक पूरा जो अधिकार था वह इन्हीं लोगों का था। मतलब अकबर पर इनका ही प्रभाव चलता था, नाम मात्र का अकबर वहाँ पर शासन था। तो अब चूँकि दोनों की मृत्यु हो गई दोस्तों, चूँकि यही दोनों मेन रोल थे उन पर शासन पर प्रभाव डालने के लिए, तो 1562 में इन्हीं दोनों की मृत्यु होती है। और 2 वर्षों के बाद दोस्तों पेटीकोट शासन जो है ख़त्म होता है। मतलब 2 वर्षों तक और चलता है और पर्दा शासन का पुनः अंत हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अब दिल्ली पर दोस्तों अकबर स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र रूप से अकबर का अधिकार होता है। अब यहाँ से दोस्तों अकबर चलाएगा अपने हिसाब से पूरी दिल्ली को। अब हम देखेंगे कि अकबर ने अपने पूरे जीवन काल में कहाँ तक इसने साम्राज्य विस्तार किया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। उत्तर में दोस्तों इसने किया था बंगाल, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये वाला एरिया जो वर्तमान में एरिया है, यहाँ पर दोस्तों उत्तर वाले एरिया में यहाँ पर दोस्तों अकबर ने विस्तार किया था। दक्षिण वाले एरिया में भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पश्चिम में भी दोस्तों गुजरात, राजस्थान वाला एरिया, चूँकि दोस्तों पश्चिमी एरिया से ही आए थे ये लोग, तो पूरा उनका पहले से ही विस्तार हो चुका था, फिर भी इन्होंने अपना एरिया बढ़ाया था। और पूर्व में इन्हें बंगाल वाला क्षेत्र को जीता था। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे प्रांत थे जिसको इन्होंने अपने कब्जे में किया था, जैसे कि सिंध, कश्मीर, नेपाल, ये वाला एरिया पूरा। मतलब अब धीरे धीरे लगभग जो था भारत पूरे ही मुगलों के कब्जे में आ चुका था। तो इस प्रकार अकबर का साम्राज्य विस्तार था। कुछ और भी एरिया थे जिसको इन्होंने अकबर और इनके साथियों ने मिलकर, इनके राजाओं ने मिलकर साम्राज्य को विस्तारित किया था। जैसे 1561 में हम देखेंगे कि मालवा पर इसने बाज बहादुर को आदम खां ने पराजित किया और सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। चुनार का युद्ध में दोस्तों 1561 में इसने आसफ खां के किले को जीता। एक इम्पोर्टेंट है गोंडवाना, दुर्गावती के नेतृत्व में गोंडवाना पूरा चल रहा था, जिसको 1564 पर इसने मुगलों ने अधिकार कर लिया। मतलब कहा जाए कि पूरा जो भारत का एरिया था सब जगह अकबर का विस्तार हो चुका था। इस प्रकार हम देखेंगे कि अकबर जो था वो भारत पर काफ़ी मजबूत पैर जमा चुका था। मतलब अब भारत पर जो मुगलों का शासन था उसको हटाना नामुमकिन जैसा हो गया था। कुछ राजा थे जैसे रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, सभी क्षेत्र पर मुगलों के अधीन हो गए। कुछ राजा थे जो स्वेच्छा से अपनी मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। इसमें से थे एक आमेर के राजा जिसने स्वीकार करी उनकी स्वाधीनता और अपनी डर के मारे अपनी पुत्री जो थी हरकाबाई जोधा, जिसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जिसको आपने देखा होगा दोस्तों, जोधा अकबर के नाम से भी सुना होगा इस पॉइंट को। तो वो थी दोस्तों आमेर के राजा, आमेर या जयपुर के राजाओं की पुत्री थी जोधाबाई, जिसका विवाह दोस्तों अकबर से होता है और आगे चल के जोधा अकबर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ के राजा उदय सिंह था दोस्तों 1567 में, यहाँ पे भी इसने अधिकार किया। 1572 में भी राणा प्रताप शासन था, उसका भी हल्दी घाटी के युद्ध में इसने पराजित किया था और यहाँ पर भी इसने शासन किया। तो इस प्रकार दोस्तों अकबर का विस्तार पूरे भारत में हो चुका था। इसके अलावा दोस्तों गुजरात के एरिया को भी इसने अपने कब्जे में कर लिया था। बिहार और बंगाल वाला एरिया, काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार, सब राज्य पर इसने विजय प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार कहा जाए कि जो अकबर था ये काफ़ी मजबूत नींव रख चुका था अपने भारत में। अब इसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत में भी इसने अपना अधिकार किया था। खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर और अलीगढ़, इन सभी को इसने अधिकार किया था। मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि पूरे भारत में यानी चारों तरफ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ इसने अपना अधिकार फैला लिया था। तो यह पूरा शासन था दोस्तों अकबर के बारे में। अक्टूबर 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको दोस्तों आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा अकबर के जीवन परिचय और उनका जो साम्राज्य विस्तार है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने पढ़ी है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे
उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, वहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूँकि दोस्तों अकबर महान था या शैतान था, वो उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप किताब से ज़रूर पढ़ना। मुझे लगता है कि आपको A to Z पूरा डिटेल से कवर होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 लेके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।